नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार पटेल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज भोजन के उस पूरे सफर को समझते हैं जो हमारी थाली से शुरू होता है और वापस प्रकृति के एक बड़े चक्कर में जाकर मिल जाता है। मतलब खाना कहाँ से आता है, ये हमें चलाता कैसे है और फिर वापस प्रकृति में कैसे लौट जाता है। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसमें जो ताकत छिपी होती है वो असल में आती कहां से है? ये मामला सिर्फ पेट भरने का नहीं है। ये तो जिंदगी का ईंधन है जो एक बहुत बड़े और कमाल के चक्र का हिस्सा है। आज की अपनी इस पड़ताल में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले भोजन जरूरी ही क्यों है, फिर जानेंगे कि इसके मुख्य स्रोत क्या-क्या है। इसके बाद खेत से हमारी प्लेट तक का इसका सफर कैसा होता है, उसे समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि पूरी कुदरत में ये ऊर्जा का चक्र कैसे चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला खंड भोजन की जरूरत क्यों है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये जिंदगी का पेट्रोल है। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है ऊर्जा, यानी एनर्जी। चलने फिरने, बात करने, यहां तक कि कुछ सोचने के लिए भी हमें ताकत चाहिए। और ये ताकत हमें मिलती है चावल, गेहूं, तेल जैसी चीजों से। इसके बाद आता है शरीर का विकास। हमारा शरीर लगातार बढ़ता है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं। दाल, दूध, अंडा, मांस, ये सब प्रोटीन से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ईंटों की तरह काम करते हैं। और सिर्फ बनाना ही नहीं, भोजन हमारे शरीर की मरम्मत भी करता है। जब भी कोई चोट लगती है या हम बीमार पड़ते हैं तो खाने में मौजूद पोषक तत्व ही शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। और आखिर में है सुरक्षा। फल और सब्जियां हमारे शरीर के लिए एक ढाल की तरह हैं। इनमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। पर अगला सवाल है कि भाई ये आता कहाँ से है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा खंड, भोजन के मुख्य स्रोत। देखा जाए तो भोजन के मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही स्रोत हैं, एक तो पेड़ पौधे और दूसरे जानवर। और इनमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जबकि जानवर अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पौधों की सबसे कमाल की बात यह है कि हम उनके लगभग हर हिस्से को खाते हैं। जड़ों में गाजर मूली, तने के रूप में आलू गन्ना, पत्तियों में पालक, फूल में फूलगोभी, फल में आम और बीज में गेहूं चावल। यहाँ तक कि हल्दी मिर्च जैसे मसाले भी तो पौधों से ही मिलते हैं। और जब बात जानवरों की आती है तो उनसे हमें दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर मिलता है। इसके अलावा मांस, अंडे और हाँ, मधुमक्खियों से मिलने वाला शहद भी इसी कैटेगरी में आता है। अब यहीं पर विज्ञान की 2 जरूरी बातें समझ लेते हैं। पौधे होते हैं स्वपोषी, जिन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। वहीं जानवर होते हैं परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स, जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। और इन परपोषियों को भी हम उनके खाने की आदतों के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं शाकाहारी, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय, बकरी। दूसरे हैं मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ। और तीसरे हैं सर्वाहारी, जो दोनों खाते हैं, जैसे हम इंसान। भोजन के कुदरती स्रोतों को तो हमने समझ लिया, पर अब देखते हैं कि हम इंसानों ने बड़े पैमाने पर खाना पैदा करने के लिए क्या सिस्टम बनाया है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, खेत से थाली तक का सफर। किसी भी फसल को हमारी थाली तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। ये कहानी शुरू होती है मिट्टी तैयार करने से। फिर बीज बोए जाते हैं, उन्हें पोषण देने के लिए खाद डाली जाती है, समय पर सिंचाई होती है, जंगली घास फूस हटाने के बाद कहीं जाकर कटाई और भंडारण की बारी आती है। वाकई ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारत के इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे देश में कई बड़ी क्रांतियां हुईं। हरित क्रांति ने अनाज उत्पादन बढ़ाया, श्वेत क्रांति ने दूध, नीली क्रांति ने मछली और पीली क्रांति ने तेल वाले बीजों का उत्पादन बढ़ाया। इन्हीं की वजह से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। अब तक हमने सिर्फ अपने भोजन की बात की, लेकिन चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं और समझते हैं कि पूरी प्रकृति में ये ऊर्जा का लेन देन कैसे चलता है। ये हमारा आखिरी और सबसे दिलचस्प खंड है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का।
ये एक सीधी लाइन है जो दिखाती है कि एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव में कैसे जाती है। चलिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। घास, जो कि एक उत्पादक है, वो सूरज से ऊर्जा लेती है। अब खरगोश, जो एक प्राथमिक उपभोक्ता है, वो घास खाकर ऊर्जा लेता है। और फिर लोमड़ी, जो एक द्वितीयक उपभोक्ता है, वो खरगोश को खाकर ऊर्जा लेती है। देखा, एनर्जी का फ्लो कितना सीधा है। लेकिन असल में कुदरत में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। एक लोमड़ी सिर्फ खरगोश पर निर्भर नहीं रहती। यहीं पर तस्वीर में आता है खाद्य जाल, यानी फूड वेब, जो असल में कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं का एक उलझा हुआ नेटवर्क है। पर इस पूरे खेल में एक हीरो है जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाता है, और वो है अपघटक, यानी डीकंपोजर्स। इन्हें प्रकृति का रिसाइक्लर कहना बिल्कुल सही है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये फंगस और बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीव मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर सड़ा देते हैं। ऐसा करके वे सारे जरूरी पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और नए पौधों को जिंदगी मिलती है। असल में यही इस पूरे चक्र को पूरा करते हैं। चलिए इस सफर के आखिर में कुछ मजेदार बातें जानते हैं। क्या आपको पता है कि शहद एक ऐसा अकेला खाने का पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? हजारों साल पुरानी कब्रों में भी खाने लायक शहद मिला है। और एक बात, मशरूम जिसे हम सब्जी मानकर खाते हैं, वो असल में कोई पौधा नहीं बल्कि एक तरह का फंगस यानी फफूंद है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। तो हमने ये तो देख लिया कि भोजन हमें जिंदगी देता है, लेकिन अंत में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए कि क्या हमारे खाना पैदा करने के तरीके इतने टिकाऊ हैं कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी जिंदगी दे सकें? इस पर विचार जरूर करिएगा।